भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके आज दुनिया भर में 18 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के कोने कोने से अपार जन समर्थन मिल रहा है और जिस पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। क्या आप जानते हैं कि उसी भारतीय जनता पार्टी ने जब 1984 में अपना पहला इलेक्शन लड़ा था, तब लोकसभा की कुल 514 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही अपने नाम कर पाई थी। तो फिर पिछले 3 दशकों से भाजपा ने ऐसा तो क्या माइंड वॉश किया कि 1984 की 2 सीटें 2014 में 282 सीटों में बदल गईं और 2024 के आम चुनाव में तो भाजपा का टारगेट 400 सीटों पर विजय प्राप्त करने का है। और कैसे 1951 में कांग्रेस से अलग हुए सिर्फ एक नेता ने भारतीय जनसंघ नाम की पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की जन्मदाता बनने वाली थी। इन्हीं सवालों के जवाब के साथ जानेंगे भाजपा का पूरा इतिहास आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सफर की शुरुआत होती है 1951 से। ये वो दौर था जब देश की राजनीति में सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला चलता था, मगर बंगाल के रहने वाले इंडियन पॉलिटिशियन और बैरिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा कांग्रेस से अलग थी। इसलिए 21 अक्टूबर 1951 के दिन उन्होंने आरएसएस की मदद से दिल्ली में भारतीय जनसंघ नाम की पॉलिटिकल पार्टी की नींव रखी और पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने। इससे पहले डॉक्टर मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री सप्लाई की भूमिका निभाई थी, लेकिन 1950 में आए नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। खैर, धीरे धीरे कई राष्ट्रवादी नेता भारतीय जनसंघ का हिस्सा बनने लगे, लेकिन उस दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिसके चलते 1952 में हुए आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई। फिर मार्च 1953 में जनसंघ के नेताओं ने कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए दिल्ली में सत्याग्रह आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करना था। यही उद्देश्य आगे चलकर भाजपा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। खैर, उस वक्त जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया कि वो बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करेंगे। उस वक्त उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। अपनी अटूट विचारधारा और जनता से मिल रहे समर्थन के बल पर 11 मई 1953 के दिन डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे भारतीय जनसंघ को गहरा झटका लगा, मगर उनका सत्याग्रह जाया नहीं गया, क्योंकि 9 अगस्त 1953 के दिन शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर बंदी बना लिया गया और जम्मू कश्मीर के लिए परमिट अवस्था को खत्म कर दिया गया। अब पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत थी, इसलिए आरएसएस का जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ पार्टी की बागडोर संभाली। वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदुत्व को प्रमोट करने वाली इस पार्टी का हिस्सा बनने का मन बना चुके थे। खैर, 1967 तक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए पंडित जी ने जनसंघ की जड़ों को पूरे देश में फैलाने का कार्य अपने विशेष ध्यान के साथ किया। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने ही भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव रखी थी। खैर, वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर छलपूर्वक हमला किया था और कच्छ के कंजरकोट समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। जनसंघ ने इसका विरोध किया और देश भर से 5 लाख से भी ज्यादा लोग दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी के नारे लगाए। जनसंघ के समर्थन से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को हिम्मत मिली और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल की। इस बीच अब 1967 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 2-3 सीटों के बजाय 35 सीटों को अपने नाम किया और आजाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वर्चस्व कायम किया। वही जनसंघ ने हिंदू इलाकों की दूसरी नॉन कांग्रेस क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का भी गठन किया।
इनके साथ मिलकर जनसंघ ने मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में अपनी गठजोड़ वाली सरकार बनाई। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे युवा नेता भी पार्टी में अपनी जगह बना चुके थे और 1968 में उपाध्याय जी के बाद जनसंघ का बागडोर अटल जी ने संभाली। इस दौरान आर्टिकल 370 को हटाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन और गौ हत्या पर प्रतिबंध ही भारतीय जनसंघ का मुख्य उद्देश्य था। मगर फिर आया वो दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। जी हां, उस दौर का नाम था आपातकाल, जिसके विरोध में बाकी विपक्षी दल की तरह जनसंघ भी जमकर आंदोलन करे जा रहा था और इंदिरा गांधी की सरकार ने पार्टी के हजारों नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। मगर जब 1977 में देश में आपातकाल हटाया गया और आम चुनाव का आयोजन किया गया, तभी जनसंघ ने सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोकदल जैसी पार्टीज के सहयोग से जनता पार्टी की स्थापना की, जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा था, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार गिराना। और जब इस चुनाव के रिजल्ट्स आए तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि आजादी के 30 साल बाद जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को नई सरकार मिली। इस सरकार ने श्री मोरारजी देसाई को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। मगर भारतीय राजनीति की यह दौर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और आपसी मतभेद के कारण गठबंधन का एक हिस्सा जनता पार्टी सेकुलर के नाम से अलग हो गया, जिससे सरकार गिर गई। ऐसे में वर्ष 1980 की शुरुआत में एक बार फिर आम चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बना ली और इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गईं। अब तक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समझ चुके थे कि ये मेल जोल वाली पार्टी कभी सरकार नहीं बना पाएगी। इसलिए उन्होंने जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 के दिन भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और जनसंघ के प्रमुख रहे अटल जी ही भाजपा के प्रमुख बने। और यहीं से हमारे कहानी के अगले अध्याय की शुरुआत होती है। मित्रों, नई पार्टी तो बन गई, लेकिन जनसंघ से अलग आइडियोलॉजी बनाने के चक्कर में भाजपा शुरुआत के कई साल कंफ्यूज रही। वह इंदिरा गांधी की हत्या से देश की जनता में कांग्रेस के लिए सहानुभूति जाग गई थी। इसी वजह से 1984 में हुए भारतीय आम चुनाव में टोटल मतदाताओं में से सिर्फ 60% ने ही बीजेपी को वोट दिया और पार्टी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई, जिससे पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने एक बार फिर आरएसएस और भारतीय जनसंघ की हिंदू नेशनलिज्म आइडियोलॉजी को अपनाया और लाल कृष्ण आडवाणी जी को पार्टी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, जिसके अगले साल 1985 में नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के नाम से राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद को लेकर एक आंदोलन शुरू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया, जिसका पहला परिणाम 1989 के आम चुनाव में देखने को मिला, जहां बीजेपी को 86 लोकसभा सीट्स मिली थीं, जिससे भाजपा वीपी सिंह की जनता दल की सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। अगले साल राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 25 सितंबर 1990 के दिन, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के मौके पर आडवाणी जी ने गुजरात में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। देश के कोने कोने से इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा था। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को देश भर में एक नई पहचान मिली। 23 अक्टूबर 1990 के दिन ये यात्रा बिहार के पटना में पहुंच चुकी थी, जहां आडवाणी जी ने अपने भाषण में काफी मजबूत नारा लगाते हुए कहा था, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो सुनने के लिए कारसेवकों की भीड़ बढ़ती चली गई और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चिंता बढ़ने लगी। उसी रात आडवाणी जी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में विश्राम करने रुके थे, मगर 24 अक्टूबर के प्रातःकाल बिहार सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब भाजपा को हिंदुत्व के साथ जोड़कर देखा जाने लगा था। पूरे देश में पार्टी की जड़ें मजबूत होने लगी थी। अगले साल दिसंबर 1991 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे। 26 जनवरी 1992 के दिन डॉक्टर जोशी ने आतंकवादियों से धमकी मिलने के बावजूद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इन दोनों आंदोलनों ने भाजपा का भविष्य ही बदल दिया था।
अपने पहले आम चुनाव में सिर्फ 2 सीट जीती इस पार्टी ने 1991 में आम चुनाव में 120 सीट अपने नाम की थी, मगर केंद्र में पूरी तरह से भाजपा सरकार बनाने में अब भी 6 वर्ष शेष थी, जो हमें हमारी कहानी के अगले अध्याय की ओर ले जाती है। मित्रों, 90 के दशक के शुरुआत में देश से कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो रही थी। हालांकि केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार जरूर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने विरोध के कई क्षेत्रीय पार्टीज का गठन हो रहा था। तभी बीजेपी ने इन पार्टीज के साथ मिलकर एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया, जिसका सीधा मुकाबला कांग्रेस के यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ हो रहा था। अब वर्ष 1996, 1998, 1999 में 3 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस दौरान पार्टी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में रहा। अटल जी ने इन तीनों बार देश की कमान भी संभाली, मगर उनमें से सिर्फ एक ही बार वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। पहली बार 1996 में सिर्फ 13 दिनों में उनकी सरकार गिरा दी गई और दूसरी बार भी उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही आम चुनाव करवाए गए। इसका एक बड़ा कारण यही था कि यह दौर गठजोड़ की सरकारों का था, जब घटक दलों की मनोदशा के अनुसार सरकार बनती या गिरती थी। हालांकि 1998 से 2004 के बीच अटल जी की सरकार की देश विदेश में काफी सराहना हुई। इसी दौर में भारत ने परमाणु परीक्षण करके खुद को एक न्यूक्लियर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि अटल जी की सरकार दोबारा बनना तय है, मगर 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपीए के रूप में वापस लौट आई और 145 सीट अपने नाम की, जबकि भाजपा को सिर्फ 138 सीट ही मिल पाई। इस वजह से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और मनमोहन सिंह बने देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2 बार लगातार इलेक्शन जीतकर 10 सालों तक अपनी सत्ता कायम रखी, जो देखकर लगता था कि कांग्रेस का पुराना दौर वापस आ चुका है। लेकिन इस कहानी में आखिरी मोड़ आना बाकी था। कांग्रेस सरकार की दूसरी पारी में पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। महंगाई आसमान छू रही थी। दिल्ली में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक बार फिर अहिंसक आंदोलनों की लहर दौड़ उठी थी और देश की जनता परिवर्तन चाहती थी। वहीं भाजपा ने छोटे छोटे क्षेत्रों से लेकर कई राज्यों तक मजबूत पकड़ बनाने की पुरजोर कोशिश की। गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी अब आम चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार थे और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जनता ने कांग्रेस सरकार का तख्ता ही पलट कर रख दिया। भाजपा ने लोकसभा में 282 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और बनी देश के इतिहास की सबसे सफल सरकारों में से एक भाजपा की मोदी सरकार। और इस जीत के पीछे वजह कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ही थी, जिसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। अब जहां एनडीए के सहायता के बिना ही भाजपा सरकार बनाने में सक्षम हो चुकी थी, वहीं यूपीए के साथ मिलकर भी कांग्रेस कुल सीट सिर्फ 91 ही सिमट गई थी। इसी के साथ केंद्र में एक बार फिर बनी मोदी सरकार। वहीं अब 2024 के आम चुनाव में भी बीजेपी का मुख्य नारा है अब की बार 400 पार। तो दोस्तों, क्या इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार वाला नारा हकीकत में बदल पाएगा या नहीं? आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।